Good morning, everyone. In last lecture, we have discussed about the registers in series. वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका था. नाउ द रजिस्टर्स इन पैरेलल. तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपको याद होगा अगर सीरीज़ जो कनेक्शन हमने लिया था उसके अंदर क्या था, तो जो भी जितने भी रजिस्टेंस थे वो सारे रजिस्टर्स हमने एक ही पाथ में लगाए हुए थे. मतलब करंट को बहने के लिए एक ही पाथ मिलता है, जो हमने यहाँ पर देखा था. आप यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है. उसी तरह से अब यहाँ पर क्या होगा, तो करंट को बहने के लिए बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे. आप देखो, क्योंकि ये रजिस्टर्स जो हमने लगाए हुए हैं वो अलग अलग पाथ पे लगाए हुए हैं. पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि जो हम मैथ्स में निकालते हैं कि दो लाइन पैरेलल ही होगी. पैरेलल का मतलब यहाँ पर ये होगा कि करंट को बहने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते मिल सकते हैं और उन अलग अलग रास्तों में हमने रजिस्टर्स लगाए होंगे, तो बन जाता है अपना रजिस्टर इन पैरेलल कनेक्शन. ठीक है. तो इस तरह से R1, R2, R3 को हमने पैरेलल लगाया हुआ है. आप देखो यहाँ पर ये एक्टिविटी में आपको दिया गया है कि भाई R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कनेक्शन. ओके गाइस. अब यहाँ पर क्या होगा, तो जब हम इस तरह से कनेक्शन करते हैं तो आप देखें यहाँ से जो I निकला है बैटरी में से, वो I X पॉइंट पर आकर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. एक R1 में से पास होगा, दूसरा R2 में से पास होगा और तीसरा जो है वो R3 में से पास होगा. एंड देन वो जब Y में से बाहर निकलेगा तो फिर वो कंबाइन हो जाएगा. मतलब यहाँ पर I जो है इट विल डिवाइडेड इनटू 3, I1, I2 एंड I3. तो R1 का करंट होगा I1, R2 का करंट होगा I2, R3 का करंट होगा I3, और इन तीनों का कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा V. तो सीरीज में हमने देखा था कि V डिवाइड हो चुका था V1, V2 और V3 में, और I सेम था. अब यहाँ पर I इज डिवाइडेड इंटू I1, I2 एंड I3, वेर एज V रिमेन सेम. ठीक है. बाकी तो सिर्फ सेम टू सेम है. अब आप यहाँ पर देखें तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब टोटल I of the circuit is the sum of the all current, or we can say that all the current passing from the resistance, which is I1, I2 and I3. V तो सेम था तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो I1, I2, I3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. तो जैसे I इज इक्वल टू V अपॉन R हुआ, उसी तरह से I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 होगा. पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1 जो हमने ऊपर लिखा है वो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 में, तो आपको मिलेगा क्या दोस्तों, V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. V को कॉमन निकाल दो, दोनों साइड का V कट हो जाएगा. देन वी गॉट द फाइनल इक्वेशन इज 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन. अब इसके रिलेटेड कुछ सम है तो उसे को यूज़ करते हुए आपको ये सॉल्व कर देना है. जैसे कि आपके पास एक सर्किट है, यहाँ पर ऊपर वाली सर्किट, ये जो सर्किट है उसके अंदर R1, R2 और R3 की वैल्यूज़ आपको यहाँ पर दी गई है. ठीक है. R1 5 है, R2 10 है और R3 30 ओम है. बैटरी का आपको दे दिया है वोल्टेज 12 वोल्ट है. आपको फाइंड करना है I1, I2, I3 एंड टोटल R. ठीक है. तो क्या होगा दोस्तों, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड R3 इज इक्वल टू V अपॉन R3. आपके पास V और R तो हैं. पुट द वैल्यूज एंड वी गॉट द आंसर. I1 इज इक्वल टू 2.4, I2 इज इक्वल टू 1.2 एंड I3 इज इक्वल टू 0.4. अब आपको टोटल I फाइंड करना है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इन सब का सम कर दो, आपको मिल जाएगा 4. टोटल R फाइंड करना है, तो टोटल R के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. तो आपको दिया है 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30, तो आपका आंसर आएगा 3. ठीक है. ये भी उसी की तरह का सम है. यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ थोड़ा ध्यान से समझना होगा. ये आपको दिखाता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, मतलब यूज़फुलनेस जो भी है इसकी.
सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की। सो गाइज वी हैव सीन दैट in series circuit the current is constant throughout the electric circuit, thus it is obviously impracticable to connect an electric bulb and electric heater in series। आप समझो कि जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो आपका I कांस्टेंट रहता है, V डिवाइड हो जाता है V1 V2 V3 में, याद होगा आपको। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर क्या होगा कि आपका I जो है वोल्टेज जो है वो सफिशिएंट नहीं मिलेगा। सपोज आपने इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक ओवन, बल्ब, इन सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया होगा तो क्या होगा, सपोज आपके घर में 220 की लाइन आती है, 220 वोल्टेज की लाइन होती है। अब आपने 3 बल्ब लगा दिए, सपोज 100 वाट के, तो तीनों बल्ब को 220 की लाइन 220 का वोल्टेज डिफरेंस नहीं मिलेगा, वो 3 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वो 70 के आसपास उनको मिलेगा, तो जितना उनको वोल्टेज मिलना है वो नहीं मिलेगा, तो वो सफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ अ सीरीज इज दैट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन। कोई भी एक कंपोनेंट ने काम करना बंद कर दिया, जैसे आपने वो देखा होगा फेरी लाइट्स के अंदर जो सीरीज़ होती है, जब आप दिवाली पे या नवरात्रि पे लगाते हैं, तो उसमें अगर कोई एक भी बल्ब बीच में से काम करना बंद कर देता है तो वो पूरी सीरीज़ बेकार हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारे बल्ब चालू नहीं होंगे। नहीं होने का रीज़न क्या है, क्योंकि एक बल्ब का फ्यूज़ हो जाना मतलब वो सर्किट ब्रोकन हो चुकी है, तो करंट आगे फ्लो नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में पूरी सर्किट आपकी बेकार हो जाएगी, आपकी सीरीज़ जो है वो बेकार हो जाएगी। अगर पैरेलल कनेक्शन होता तो ऐसा नहीं होता। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा दोस्तों कि जो भी कंपोनेंट काम करना बंद किया है सिर्फ उसी में से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, बाकी तो चालू रहेगा। अब देखें यहाँ पर ये अगर हमारा जो पैरेलल कनेक्शन है तो उसमें अगर R1 में से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो R2 और R3 के पाथ तो ओपन है, तो उसमें से करंट फ्लो हो सकते हैं, लेकिन सीरीज़ में ऐसा नहीं था। तो ये भी एक मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज़ कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में क्या फ़ायदा होगा दोस्तों कि अगर कोई भी ऐसा फ्यूज़ हो जाता है इलेक्ट्रिक गैजेट, तो सर्किट जो है उससे कोई डिफरेंट नहीं पड़ता, बाकी के कंपोनेंट्स काम करते हैं। सेकंड, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी को सफिशिएंटली वोल्टेज डिफरेंट मिलेगा, तो सभी सारे जो कंपोनेंट हैं वो प्रॉपरली काम कर पाएंगे। चलो फिर है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमें ये देखना है, देखो हमारे पास जो करंट है उसकी कुछ अलग अलग इफेक्ट्स हैं, केमिकल इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट हम चैप्टर नंबर 13 में देख लेंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है दोस्तों कि आपने देखा होगा, कई बार आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे गर्म हो जाना, वो हीट पकड़ता है। आप कोई भी देख लो, जैसे आप ट्यूबलाइट चालू करके रखे हैं, बल्ब चालू करके रखे हैं, फ़ैन ऑन करके रखे हैं, तो आप देखेंगे कि वो धीरे 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 उसमें वो जो कंपोनेंट है वो गर्म हो जाते हैं। अब हमारा क्या बेनिफिट उसके गर्म होने से, हमारा क्या बेनिफिट उसके गर्म होने से, समझो। बल्ब गर्म हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, फैन गर्म हो जाएगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें तो वो गर्म नहीं करने हैं, लेकिन वो हो जाते हैं। ये हो जाते हैं तो फ्री में तो होंगे नहीं, समझो। आपने जो इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है वही तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो हीट में कन्वर्ट हुई है, मतलब इट इज़ द वेस्टेज ऑफ हीट, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। हमारी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जो है बल्ब को हमने दी तो उससे हमें लाइट चाहिए थी, लेकिन वो गर्म हो गया तो वो वेस्ट हुआ, ठीक है। इस तरह से ये हीटिंग इफेक्ट जो है वो वेस्ट करता है। लेकिन फिर हमने इसी एनर्जी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक ओवन है या तो कैटल है, प्रेस हैं, गीज़र हैं, ये सारे कंपोनेंट्स बनाए। ये क्या होंगे, तो जैसे वो गर्म होंगे तो हम उसी को यूज़ करते हुए उसी एनर्जी को हम यूज़ करेंगे, एंड दिस इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसके लिए हमें जूल्स के लॉ को देखना पड़ेगा।
जूल। तो समझो कि हमारे पास एक रजिस्टर्स है आर, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई टी टाइम के लिए। जब ये हो रहा है तब समझो कि क्यू जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, और इसके लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो डब्ल्यू रहेगा। ठीक है, अब डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या था, याद करो, वर्क इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब हम पावर की बात करें, पी फॉर पावर। पावर क्या होता है, पावर क्या होगा दोस्तों, पावर जो है इट इज़ द रेट ऑफ वर्क। पावर इज द रेट ऑफ वर्क। चलो